तो बच्चों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 हिस्ट्री का क्लास 6 का ये चैप्टर है जिसका नाम है किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इलेक्शन डे, Sankaran woke up to see his grandparents were all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. यहाँ पर एक छोटा सा कहानी दिया गया है कि शंकरन एक बच्चा है जो सुबह उठता है और देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि दादाजी और दादी जी जो हैं वो दोनों वोट देने के लिए जा रहे हैं। वो देखता है कि दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो पोलिंग बूथ पे सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। शंकरन जो है वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्यों सबसे पहले पोलिंग बूथ पे पहुंचना चाहते हैं और वो ये भी देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। हिज ग्रैंड फादर एक्सप्लेन्ड वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टूडे। उसके ग्रैंड फादर जो है एक्सप्लेन करते हैं शंकरन को कि हम लोग आज के दिन अपने रूलर्स को चुनने जा रहे हैं, दैट्स वाई वी आर वेरी एक्साइटेड। तो अब हम यहां से समझते हैं हाउ सम मैन बिकम्स रूलर। आखिर कैसे रूलर कोई बनता है। चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो आज जो है हम देखते हैं कि लीडर्स को चुनना या फिर रूलर्स को चुनना बाय वोटिंग आजकल ये बहुत ही कॉमन बात है। अगर हम एक क्लास का एग्जाम्पल भी लेते हैं अपने क्लास का, तो हम देखते हैं कि हमारे क्लास में अगर मॉनिटर का भी चुनाव होता है तो उसमें 2 बच्चे या 3 बच्चे जो भी मॉनिटर के इलेक्शन में खड़े होते हैं तो सारे बच्चे मिलकर के उसको वोटिंग करते हैं और वो उन तीनों में से अपने मन पसंदीदा बच्चे को, अपने साथी को मीन्स मॉनिटर बनते हुए देखना चाहते हैं जिसके लिए वो वोटिंग करते हैं। तो कुछ इस तरह ही आज हम देखते हैं कि जो भी लीडर चुने जाते हैं या जो भी रूलर चुने जाते हैं वो वोटिंग के थ्रू ही चुने जाते हैं हमारे देश में, और ये एक बहुत ही कॉमन बात हो गई है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट में, तो पास्ट में रूलर कैसे चुने जाते थे। तो सम ऑफ द राजाज वी रेड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना। तो इससे पहले जो चैप्टर 4 था उसमें हमने पढ़ा था कि जो राजाज हैं पहले वो चुने जाते थे जना के द्वारा। जना मीन्स वहां के रहने वाले लोग, द पीपल। बट अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men have become recognized as raja by performing very big sacrifices. लेकिन हमने देखा कि आज से 3000 साल पहले 3000 years ago हमने देखा कि कुछ चेंजेस हुए। वहां जो राजा जो थे वो कैसे चुने जाते थे और कुछ राजा जो थे वो कुछ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किया करते थे अपने आप को राजा रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सैक्रिफाइस, एक रिचुअल के बारे में बताया गया है आपको, जो आपको याद रखना काफी जरूरी है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कॉमनली आस्क इन द एग्जामिनेशन। ये बहुत ही आमतौर पे सवाल जो है वो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में अश्वमेधा के बारे में। व्हाट इज अश्वमेधा। तो अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वन सच रिचुअल। ये एक तरह का रिचुअल था। अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज मैन। एक घोड़ा होता था जिसे फ्री कर दिया जाता था, उसे छोड़ दिया जाता था यहाँ से वहां घूमने के लिए, और उसको गार्ड करने के लिए राजा के कुछ लोग उसके साथ हुआ करते थे। अगर घोड़ा जो है वो घूमते घूमते किसी किंगडम में पहुंच जाता था, किसी दूसरे राजा के किंगडम में चला गया और वहां उसे अगर रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, तो उस राजा को जिसने घोड़ा छोड़ा था उस राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। इफ दे अलाउ द हॉर्स टू पास, it meant they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अगर उस घोड़े को जिस किंगडम में, जिस राजा के किंगडम में वो घोड़ा घूम रहा है, अगर उसको पकड़ लिया तो उसको फाइट करना है। अगर उसने उसको अलाउ कर दिया तो इसका मतलब यह है कि जिसका वो घोड़ा है, जिस राजे का, वो राजा इस राजे से काफी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, जो अश्वमेधा रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। दिस राजाज वर देन इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस। तो इस तरह के राजा जो है उसको सैक्रिफाइस के समय इनवाइट किया जाता था। अब इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं। मान लेते हैं एक राजा है जिसका नाम ए है, किंग ए, और ये एक रिचुअल परफॉर्म करना चाहता है जिसे हम अश्वमेधा कहते हैं, जिसमें ये घोड़ा जो है वो उसको वो फ्री छोड़ेगा
जो इधर से उधर जा करके दूसरे राजा के किंगडम में घूमेगा। तो मान लेते हैं वो दूसरे राजा जो हैं वो हैं किंग बी, सी, डी, और एक और राजा है जिसका नाम है ई। तो इसका घोड़ा जो है वो घूमते घूमते राजा बी के, किंग बी के किंगडम में जा पहुंचा। किंग बी ने उस घोड़े को देखा, लेकिन उसने उसको पकड़ा नहीं, यानी उसको स्टॉप नहीं किया। वो फिर घूमते घूमते सी में भी पहुंचा, सी के किंगडम में। वहां भी इस राजे ने उसको स्टॉप नहीं किया। अब वो डी किंगडम में पहुंचा, इस राजे ने भी उसको फ्रीली छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो ई के पास पहुंचा, इस किंग ने किंग ए के हॉर्स को पकड़ लिया। अब क्या होगा, तो बी, सी, डी जो किंग है उसको किंग ए जो है वो जब सैक्रिफाइस करेगा उस समय इसको इनवाइट किया जाएगा, इन राजाओं को इनवाइट किया जाएगा। लेकिन किंग ई जो है उसने उस घोड़े को पकड़ लिया है। इट मीन्स कि ये नहीं मानता कि किंग ए जो है वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये उससे फाइट करना चाहता है। तो अब इन दोनों में ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसके लिए दोनों में फाइट होगा। ठीक है, विच वॉज परफॉर्म बाय द सैक्रिफाइस। अब जो सैक्रिफाइस होगा उस समय उसको परफॉर्म करने के लिए ट्रेंड प्रिस्ट आएंगे, हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट, जिसको काफी रिवॉर्ड वगैरह दिए जाएंगे राजा के द्वारा। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। जिस राजा ने इस सैक्रिफाइस को कर रहा है वो राजा जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। एंड ऑल दोज हु केम ब्राउट गिफ्ट फॉर हिम, और जो भी वहां पर आए होंगे उस रिचुअल्स में, दूसरे राजा या जो कोई भी आया होगा वहां पर, उन सभी को गिफ्ट, वो सब अपने साथ गिफ्ट लेकर के आएंगे। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। इस रिचुअल में जो राजा होगा वो सेंट्रल फिगर होगा। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्क्रीन। जो राजा जो परफॉर्म कर रहा है रिचुअल उसके लिए एक स्पेशल सीट होगा। अब वो स्पेशल सीट कोई थ्रोन हो सकता है, कोई गद्दी हो सकती है, राजगद्दी हो सकती है, या फिर वो टाइगर स्किन हो सकती है जिस पर वो बैठेगा। हिज चैरियोटर हु वाज हिज कैंपेन इन द बैटलफील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। अब जब भी राजा कोई वॉर में जाता है तो उसका कंपेनियन जो होता है वो उसका चैरियोटर होता है, यानी कि उसके रथ को चलाने वाले को हम चैरियोटर कहते हैं। जो उसका कैंपेन होता है, जो देखता है कि उसका राजा जो है वो कितनी बहादुरी से लड़ाई में लड़ रहा है, तो वो उसकी कहानियां सुनाता है ना। उसकी प्रशंसा में बहुत सारी कहानियां सुनाता है कि मेरे राजा ने इस तरह से लड़ाई लड़ी, है ना। राजा के रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। राजा के जो रिलेटिव्स होते हैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वो भी कुछ माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। द अदर राजास वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सीट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। और जो दूसरे राजा होते हैं वो आते हैं ये रिचुअल को देखने के लिए, वो भी बैठते हैं, बैठ करके सेक्रीफाइस को परफॉर्म होते हुए देखते हैं। प्रिस्ट परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर। प्रिस्ट जो होते हैं इस रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं सब। वो सैक्रेड वाटर यानी कि पवित्र जल को लेते हैं, राजा के ऊपर छींटते हैं और इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, द विस और वैश्य हु बाउट गिफ्ट्स, however some people such as those who were regarded as Sudras by the priest were excluded from many rituals। अब इससे पहले के चैप्टर में बताया गया है कि सारे जनसमूह को, जना को 4 भागों में बांटा गया था। इसमें से फर्स्ट जो थे वो थे ब्राह्मण, सेकंड जो थे वो थे क्षत्रिय, थर्ड जो थे वो थे वैश्य या फिर विश्व उसको कहा जाता था, और जो फोर्थ होते थे वो होते शूद्रास। ठीक है, ब्राह्मण यानी कि जो प्रिस्ट हो गए, जो पूजा पाठ करवाने का काम करते हैं, क्षत्रिय राजा जो कि अपने जना को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वैश्य क्राफ्टमैन हो गए, उसके अलावा ट्रेडर्स हो गए, शूद्रास जो जंगल में रहा करते थे, या फिर इनसे भी जो सब इन तीनों की सेवा करने वाले जना को हम शूद्रास कहा करते हैं। तो शूद्रास जो है उनको इस रिचुअल से बाहर रखा जाता है। बाकी जो 3 होते हैं वो राजा के लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं, वो इस सेक्रीफाइस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से बताया गया है वर्णास के बारे में। वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना। तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना। गंगा और यमुना जिस एरिया से होकर के बहती है उस एरियाज को हम
नॉर्थ पार्ट मानते हैं इंडिया का। तो इस पीरियड में बहुत सारी किताबें, दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जिन्हें लेटर वैदिक के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा, क्योंकि ये ऋग्वेदा के बाद कंपोज की गई। तो दिस इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। तो 4 किताबें हुआ करती थी जिसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट था हमारा ऋग्वेदा, सेकंड हमारा सामवेद, थर्ड हमारा यजुर्वेद और फोर्थ हमारा अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे पहले बनाई गई थी, फिर उसके काफी समय के बाद इन तीनों किताबों को कंपोज किया गया था। दे वर कंपोज बाय प्रिस्ट, इसको प्रिस्ट के थ्रू कंपोज किया गया था और इसमें बताया गया है इन किताबों में कि कैसे रिचुअल परफॉर्म किए जाने चाहिए, है ना। दे ऑल्सो कंटिन्यूड रूल्स अबाउट सोसाइटी, और सोसाइटी पर कैसे रूल करना चाहिए, इसके रूल्स बताए गए हैं इस बुक में। तो हमारे सोसाइटी में उस समय हमारे सोसाइटी को बहुत सारे ग्रुप्स में बांटा गया था, जिसमें से प्रिस्ट, वॉरियर, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड फॉरेस्ट पीपल, इन सभी लोगों को जो हमारे सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, हमारे सोसाइटी को कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया। सम प्रिस्ट एंड वॉरियर वर रिच एज सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, अदर इंक्लूडिंग मेनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। तो उस समय बहुत सारे प्रिस्ट जो होते थे और जो वॉरियर होते थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ करते थे। कुछ फार्मर्स और ट्रेडर भी रिच हुआ करते थे। इन्हीं में कुछ हर्डर्स भी होते थे। हर्डर्स यानी कि गाय बकरी रखने वाले जानवर, गाय बकरियों के जैसे जानवरों को रखने वाले लोग, पशुपालन करने वाले लोग। क्राफ्ट पर्सन, कोई भी चीज़ों को बनाने वाले लोग, जिसमें इसमें गोल्ड स्मिथ आ सकता है, सुनार आ सकता है, बढ़ई आ सकता है, कारपेंटर आ सकता है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ आ सकता है, लुहार आ सकता है। लेबरर्स जो काम किया करते थे, जैसे आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं तो उसमें लेबरर्स का काम करते हैं। फिशिंग फॉक यानी मछुआरे, हंटर्स, शिकारी, गैदरर्स जो जंगल से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा पुअर हुआ करते थे। तो प्रिस्ट ने क्या किया कि 4 ग्रुप्स में पीपल्स को डिवाइड कर दिया, है ना, जिनको वर्णास कहा गया। इसके अकॉर्डिंग हर वर्ण जो है हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, उसके समाज में, सोसाइटी में कुछ फंक्शंस डिसाइड किए गए हैं। जो फर्स्ट वर्ण है हमारा, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, ब्राह्मण से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वेदास को, और उसके साथ साथ सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने का भी काम उन्हें दिया गया, और साथ साथ वो गिफ्ट भी रिसीव करेंगे। सेकंड प्लेस में रूलर आते हैं, रूलर जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बैटल फाइट करेंगे, बैटल्स, उसके साथ साथ अपने जना को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। थर्ड हो गया हमारा वैश्य, जिसे वैश्य भी कहा जाता है। इसमें फार्मर्स आ गए, हर्डर्स आ गए, ट्रेडर्स आ गए, और क्षत्रिय और वैश्य जो होते हैं वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो है हमारा वो है शूद्राज। शूद्राज जो है वो इन तीनों ग्रुप यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करेंगे, सर्व करेंगे हमको, है ना, और इनको रिचुअल परफॉर्म करने की अनुमति नहीं दी गई है। दे कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। ऑफन वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्राज। औरतों को भी, वुमेन्स को भी इसी ग्रुप में रखा गया है, शूद्राज ग्रुप में। बोथ वुमेन एंड शूद्राज वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, तो वेदा को स्टडी करने की अनुमति इनको नहीं दी गई है। द प्रिस्ट आल्सो सेड दैट दिस ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। प्रिस्ट का ये मानना था कि ये जो वर्णास बनाए गए हैं, ये जो ग्रुप बनाए गए हैं सोसाइटी में, ये जो है बर्थ के बेसिस पे बनाए गए हैं। अगर किसी का फादर और मदर ब्राह्मण है तो उसका जो बच्चा होगा, उसका जो बेबी होगा, वो ऑलरेडी ब्राह्मण कहलाएगा। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। इन चारों के अलावा बाद में उन्होंने एक ऐसा भी ग्रुप बनाया जिसे अनटचेबल कहा जाता था। इसमें कुछ क्राफ्ट पर्सन होते थे, हंटर्स और गैदरर्स को भी इसमें शामिल किया गया, है ना, एज वेल एज पीपल हु हेल्प्ड परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रीमेशंस। और वैसे लोग जो जैसे डेड बॉडी को जलाने का काम करते हैं या दफनाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को भी इस ग्रुप में उनको शामिल किया गया। द प्रिस्ट सेड द कॉन्टेक्ट विद दिस ग्रुप्स वर पॉल्यूटिंग। अगर प्रिस्ट का ये मानना था कि अगर इस तरह के लोगों के साथ हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम गंदे हो जाएंगे, हम पॉल्यूट हो जाएंगे। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सारे जो सिस्टम बनाए गए थे वर्ना के, वो पसंद नहीं आए, क्योंकि ये सिस्टम ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए थे। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रिस्ट। कुछ राजाओं का भी मानना था, वो क्षत्रिय थे लेकिन उनका मानना था कि हम सेकंड ग्रुप में नहीं, हम सबसे सुपीरियर है, प्रिस्ट से भी सुपीरियर है ना। अदर फेल दैट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग टू।
और कुछ का ये भी मानना था कि वर्णा, हम किस वर्णा से बिलोंग करते हैं ये बर्थ के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो सकता, जन्म के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो सकता कि हम ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है तो हम ब्राह्मण हो गए, हम शूद्र परिवार में जन्म लिए हैं तो हम शूद्र हो गए, है ना। तो बिसाइड सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड नॉट बी नो डिफरेंसेस अमंग्स पीपल। कुछ का ये भी मानना था कि ऑक्यूपेशन के बेस पे लोगों के बीच में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, और कुछ का मानना था कि हमें रिचुअल्स परफॉर्म करने की अनुमति मिलनी चाहिए। एंड अदर कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कुछ लोगों ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की निंदा भी की। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वाज लिमिटेड। कुछ जगह ऐसे भी थे हमारे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, वहां पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था लोगों के बीच में, और वहां पे प्रिस्ट का जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था, उनकी सारी बातों को सही नहीं माना जाता था। अब हम लोग जनपद के बारे में समझते हैं। राजा हु परफॉर्म दिस बिग सैक्रिफाइसेस वर नाउ recognized as being rajas of janpadas rather than janas. The word janpada literally means the land where the jana set its foot and settled down. राजा जो बिग सेक्रीफाइसेस किया करते थे, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अश्वमेधा जैसे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, और भी बहुत सारे रिचुअल राजा के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। तो इस तरह के रिचुअल परफॉर्म करने के बाद वो राजा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता था। राजा किस जगह का? जनपदास का। जनपदा जो है वो उसका मतलब होता है द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूट, जहां पर जना यानी बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद जो है वो मैप में शो किए गए हैं, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे सेटलमेंट ऐसे खोजे जो उस समय जनपदास थे। ऐसे जनपदास के कुछ नाम और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, एंड अतरंजी खेड़ा नियर ईटा। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर पुरानी किला हम लोग जानते हैं कि यह दिल्ली में है, हस्तिनापुर जो है वो मेरठ और अतरंजी खेड़ा जो है ये दोनों इटावा, अतरंजी खेड़ा जो है वो ईटा के जगह मतलब आसपास में है, और हस्तिनापुर जो है वो मेरठ के आसपास में। ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश में मौजूद है, उत्तर प्रदेश स्टेट में, जो हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्स इन हट एंड कीप कैटल एज वेल एज अदर एनिमल। हम लोगों ने मतलब इन आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से पता चला कि यहाँ पे लोग जो थे वो कैसे घरों में रहा करते थे, ये हट्स में रहा करते थे, और उसके साथ साथ बहुत सारे जानवरों को रखा करते थे, मवेशी को। दे ऑल्सो ग्रीव अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे, जैसे राइस है, वीट है, बार्ले है, पल्सेज है, शुगर केन है, सीसेम है, मस्टर्ड है। इस तरह के वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को वो ग्रो किया करते थे। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, देखते हैं ये क्या है हमारा। तो पेंटेड ग्रेवेयर, इसका नाम है पेंटेड ग्रेवेयर। ये इस तरह के प्लेट्स और बाउल्स होते थे, जो ये मोस्ट कॉमन वेसल्स हैं जो उस समय यूज़ किए जाते थे, और ग्रे कलर में इसको पेंट किया जाता था। ये इसको टच करने में ये काफ़ी ज़्यादा फाइन, एक्सट्रीमली फाइन होते थे। उसके साथ साथ इसका सरफेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता था। परहैप्स दिस वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन। इस तरह के जो प्लेट और बाउल होते थे वो स्पेशल ओकेजन पे यूज़ किए जाते थे, जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, जिससे वो लोगों को फूड सर्व किया करते थे। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार समझ लो कि ये क्या है। ये एक तरह का पेंटेड ग्रेवेयर है। पेंटेड ग्रेवेयर मीन्स एक तरह का प्लेट और बाउल जिसको पेंट किया गया है ग्रेवेयर से। ये उस समय का मोस्ट कॉमन वेसल्स है जिसका यूज़ किया जाता था, और ये टच करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली फाइन होते थे, और इसका सरफेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता था। ये स्पेशल ओकेजन पे यूज़ किए जाते थे फॉर इंपॉर्टेंट पीपल, उनको फूड सर्व करने के लिए, है ना। जैसे हमारे घरों में कोई अगर विशेष गेस्ट आता है, स्पेशल गेस्ट आता है, तो हम उनको हम अच्छे बर्तन में खाना सर्व करते हैं। तो सेम उसी तरह का ये वेसल्स है जिसका यूज़ उस समय किया जाता था। ये पेंटेड ग्रे कलर का होता था, मतलब इसको पेंट किया जाता था ग्रे कलर से, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी देखने में खूबसूरत होता था, जिसको फूड सर्व करने के लिए किया जाता था इंपॉर्टेंट पीपल्स को। ठीक है, तो जनपद के बारे में एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि जनपद क्या होता था। तो जो भी राजा जो बिग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किया करते थे उनको राजा घोषित कर दिया जाता था। राजा कहाँ का होगा वो, तो वो जनपद का राजा होता था। जनपद जो हमारा जना से मिलकर के जनपद शब्द बना है। जनपद वैसे जगह को कहा जाता था जहाँ पर जना रहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद के नाम भी दिए गए हैं हमारे मैप में, जो पेज नंबर 49 में है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पुराना किला है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ये नाम, गंधार, तक्षशिला, है ना, ये सब तो ऑलरेडी हम लोगों ने अशोका के टाइम में पढ़ा हुआ था। गंधार, तक्षशिला के बारे में, उज्जैन था, ये सारे जगह जो थे इंपॉर्टेंट जनपद, ये तो महाजनपद के बारे में दिया हुआ है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे जनपद को खोज निकाला जहाँ पर उस समय के लोग रहा करते थे। जैसे पुराना किला दिल्ली में मौजूद है, हस्तिनापुर मेरठ के आसपास है, अतरंजी खेड़ा जो है
ईटा के पास है। ये दोनों जगह हसीनापुर और ये अतरंजी खेड़ा ये उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है, इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया कि यहाँ पे जो लोग रहा करते थे वो हर्ट्स में रहा करते थे, वो अपने पास बहुत सारे एनिमल्स रखा करते थे, कैटल रखा करते थे और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे, जैसे कि राइस है हमारा, वीट है, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसेम और मस्टर्ड, इस तरह के क्रॉप्स को वो ग्रोन करते थे। उसके साथ साथ ये अर्थन पॉट्स यानी कि मिट्टी से बने हुए पॉट्स को भी तैयार किया करते थे, बनाया करते थे। सम ऑफ दिस वर ग्रीन कलर, जो कि ग्रे कलर के हुआ करते थे, और कुछ रेड कलर के भी हुआ करते थे। एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे पोट्री भी फाइंड आउट किया गया है। एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवियर, जैसा भी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, ये हमारा पेंटेड ग्रेवियर है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्पेशल ओकेजन पे इंपॉर्टेंट लोगों को फूड सर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता था। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दिस ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइन, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो इस पे ये काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था, इस पर कुछ डिज़ाइन पेंट किए जाते थे, ज़्यादातर इस पर लाइन्स हुआ करते थे या फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इस पर डिज़ाइन किए जाते थे। अब जनपद के बाद हम लोग महाजनपद को समझ लेते हैं कि महाजनपद क्या होता है। तो जनपद, बहुत सारे जनपद में कुछ इंपॉर्टेंट जनपद होते थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। About 2,500 years ago, some जनपद became more important than others and were known as महाजनपद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी जनपद उस समय मौजूद थे, तो उन जनपद में से कुछ इंपॉर्टेंट जनपद हुआ करते थे जिसको महाजनपद कहा जाता था। मैप में कुछ महाजनपद के बारे में दिया गया है। महाजनपद और जनपद में ये डिफरेंस है कि जनपद की कैपिटल नहीं हुआ करती थी, लेकिन महाजनपद की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। और महाजनपद को ज़्यादातर फोर्टिफाइड करवाया जाता था, जो कि चारों तरफ से बड़े बड़े ह्यूज वॉल से घिरे हुए होते थे, जो कि ब्रिक से, वुड से बनाए जाते थे उसके चारों तरफ। यहाँ पर नाम भी दिए हुए हैं बहुत सारे जनपद और महाजनपद के, जैसे कि अशोका के टाइम में हम लोगों ने उज्जैन के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने तक्षशिला के बारे में पढ़ा था, जो करंटली अभी पाकिस्तान में है। ये तक्षशिला हमारा पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, ये तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट का गेटवे कहा जाता था अशोका के टाइम में। पाटलिपुत्र जो था वो मगध की राजधानी हुआ करती थी। पहले पाटलिपुत्र से पहले राजगृह जो थी वो मगध की कैपिटल सिटी हुआ करती थी, लेकिन बाद में फिर उसको अशोका के टाइम में पाटलिपुत्र कर दिया गया। चंद्रगुप्त के टाइम में उसको पाटलिपुत्र सिटी उसको बना दिया गया कैपिटल सिटी। सो फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। तो जो महाजनपद हुआ करते थे उसको अभी हमने पढ़ा कि उसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड करवाया जाता था। फोर्ट जो होते थे वो फोर्टिफाइड जो करवाए जाते थे वो वॉल से करवाए जाते थे, ब्रिक से, वुड से बनाया जाता था। तो आखिर उसको फोर्टिफाइड करवाने का कारण क्या था? तो फोर्ट्स जो बनवाए जाते थे, फोर्ट्स मतलब किले होते हैं, जैसे बहुत सारे किले का नाम आपने सुना होगा। उन किलों को इसलिए बनाया जाता था क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि दूसरे किंग जो है उनके किंगडम पे, उनके राज्य पे अटैक ना कर दे, तो उससे बचने के लिए वो लोग फोर्ट्स भी बनवाया करते थे। फोर्ट्स में ऊंचे ऊंचे दीवार जिस पर चढ़ करके वो देख सके कि उन पर कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, या अपने पूरे सिटी को बचाने के लिए वो फोर्ट्स का इस्तेमाल किया करते थे। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज। तो फोर्ट्स इसलिए भी बनवाए जाते थे क्योंकि कुछ रूलर जो होते थे वो ये सॉल्व करना चाहते थे कि वो कितने ज़्यादा रिच हैं, वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। वो इसलिए इस तरह के ह्यूज बिल्डिंग बनाया करते थे जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती थी, टॉल होती थी, और उसके इम्प्रेसिव वॉल्स होते थे सिटीज़ के चारों तरफ। उसके साथ साथ द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। और ये भी एक कारण हो सकता है कि उसको फोर्टिफाइड करवाने का कि उसके अंदर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसको आसानी से किंग के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। Building such huge wall required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs of brick or stone had to be prepared. तो इस तरह की दीवारें या फोर्ट बनवाने में काफ़ी खर्चा आता था, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती थी, स्टोन्स की जरूरत पड़ती थी। This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children. तो इसके साथ साथ उसको बनाने के लिए बहुत सारे लेबर की भी जरूरत होगी, रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी। तो आखिर ये सारी चीज़ें फुलफिल कैसे होंगी? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो नए राजा होते थे, अब राजा को अपनी आर्मी भी मेंटेन करके रखनी है, सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज भी देनी है, ठीक है। तो सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। उस समय जो मतलब कि सैलरीज वगैरह जो होती थी, उस समय जो करेंसी चला करती थी वो एक तरह के पंच मार्क्ड कॉइन्स हुआ करती थी, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं टैक्सेस। टैक्सेस क्या होते हैं? अब टैक्सेस जो हैं हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में हम जितना भी अर्न करते हैं उसमें से कुछ पैसे हम सरकार को देते हैं जिससे कि वो डेवलपमेंट के काम कर सके, है ना। टैक्सेस जो है अभी हम जो देते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जो भी हम अर्न करते हैं उस सैलरी में से उसका कुछ पार्ट हम गवर्नमेंट को देते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, गुड्स और प्रोडक्ट्स जो भी हम खरीदते हैं, उस गुड्स और प्रोडक्ट्स पे कुछ चार्जेस
कुछ जैसे जीएसटी वगैरह सरकार लेती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो उस समय भी टैक्सेस लिया करते थे राजाज या फिर रूलर्स। तो जो महाजनपद के रूलर्स होते थे उनको ह्यूज फोर्ट बनवाना होता था, एक बड़ी आर्मी रखनी होती थी और बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। तो इस वजह से उनको कुछ ऑफिशियल्स रखने पड़ते थे जो कि टैक्सेस को वो कलेक्ट कर सके। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट ब्राउट बाय द पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि हम कुछ राजा को ट्रिब्यूट्स भी मिला करते थे। ट्रिब्यूट्स क्या होते थे? तो ट्रिब्यूट्स जो थे वो टैक्सेस की तरह नहीं हुआ करते थे। टैक्सेस तो हमें देने ही पड़ते हैं चाहे हमारे पास हो चाहे ना हो। जैसे किसान उस समय ज़्यादातर लोग जो थे वो फार्मिंग पे डिपेंड किया करते थे, खेती किया करते थे। तो जो भी वो ग्रो करते थे उसका कुछ पार्ट जो है वो राजा को दिया करते थे, ठीक है। लेकिन ट्रिब्यूट जो होता है वो विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से हम राजा को देते हैं, चाहे वो एज ए गिफ्ट आप कह सकते हो, आपके पास है तो आप दे सकते हो, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो राजा सिर्फ ट्रिब्यूट पे डिपेंड नहीं रह सकता है, इसलिए उसको रेगुलर बेसिस पे टैक्सेस भी कलेक्ट करने पड़ते थे। अब टैक्सेस किस तरह से कलेक्ट किया जाता था इसको हम समझते हैं इन 5 पॉइंट्स में। जैसे यहाँ पर क्रॉप्स, ज़्यादातर लोग जो हैं वो फार्मिंग पे डिपेंड करते थे, ज़्यादातर लोग फार्मर्स हुआ करते थे। तो क्रॉप्स पे जो टैक्सेस होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एज 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस। जो भी प्रोड्यूस किया जाता था फार्मर्स के थ्रू, जैसे मान लेते हैं कि राइस ही प्रोड्यूस किया गया हो, ठीक है, तो जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसका 1/6 पार्ट जो है उसको राजा को देना होता था, जिसे वो भागा या फिर शेयर कहते थे। जैसे मान लेते हैं कि किसी किसान फार्मर ए ने 100 kg राइस प्रोड्यूस किया अपने खेत में, तो 100 को सिंपली आपको 6 से डिवाइड कर देना है और जो भी इसका आंसर आएगा, या 100/6 आप कह लो, उसको भागा कह सकते हैं, ये उसको एज अ टैक्स राजा को देना पड़ता था। तो फार्मर को इस तरह से टैक्स देना होता था अपने जो भी वो क्रॉप्स प्रोड्यूस किया करते थे। उसके साथ साथ कुछ देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन जो है उनको भी टैक्सेस देना पड़ता था। अब क्राफ्ट पर्सन कैसे टैक्स देगा? वो तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, हाँ वो लेबर का काम कर रहा है, यानी कि वो मेहनत कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है। तो ठीक है, जैसे कि वीवर की हम बात कर लेते हैं। वीवर यानी कि कोई भी बुनकर, कोई जैसे स्वेटर बना रहा हो, या फिर मान लेते हैं कि वो किसी तरह का जैसे वो स्वेटर बना रहा हो या किसी तरह का चादर बना रहा हो, है ना। तो या फिर मान लेते हैं कि कोई लकड़ी को, बांस की लकड़ियों का कुछ बना रहा हो, तो वो जो भी बना रहा हो उसका कुछ, उसमें से कुछ उसको राजा को देने होते थे। स्मिथ को एक दिन के लिए राजा के लिए काम करना पड़ता था, और वो लोग जो कि मतलब लेबर का काम करते थे उनको पूरे महीने में से सिर्फ एक दिन राजा के लिए फ्री में काम करना होता था हर महीने। हर्डर जो होते थे उनको भी टैक्सेस देने पड़ते थे। अब हर्डर जो है वो एनिमल रखते हैं, तो एनिमल दे सकते हैं, या फिर एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को वो राजा को दे सकते हैं, वही उनका टैक्स है। दे वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बाउट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। तो ट्रेडर्स जो होते थे, अब जिस चीज़ का वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं उसी को वो एज अ टैक्स जो है राजा को देंगे। हंटर और गैदरर्स, उनको फॉरेस्ट से जो कुछ भी मिल रहा है वो राजा को एज अ टैक्स देंगे। जैसे वो हाथी दे सकते हैं, घोड़ा दे सकते हैं, या फिर जंगल से मिलने वाली लकड़ियाँ दे सकते हैं, जंगल से मिलने वाले बहुत सारी जड़ी बूटी होती है उनको दे सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, वो भी राजा को एज अ टैक्स के रूप में वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं कि टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए जाते थे, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि टैक्सेस जो क्रॉप्स पे दिए जाते थे, इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो फार्मर्स, ज़्यादातर लोग किसान हुआ करते थे, तो वो टैक्स जो है जो भी प्रोड्यूस किया करते थे उसका 1/6 पार्ट वो राजा को एज अ टैक्स दिया करते थे, जिसे भागा या फिर शेयर कहा जाता था। उसके अलावा कुछ लोग जो है क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, तो जो वो लेबर के फॉर्म में राजा को टैक्स दिया करते थे। अगर कोई वीवर है तो जो बना रहा है उसमें से बनाया हुआ कोई चीज़ वो राजा को एज अ टैक्स के रूप में दे सकता था, या फिर वो राजा के लिए पूरे महीने में एक दिन फ्री में काम कर सकता था एज अ टैक्स। हर्डर्स बहुत सारे एनिमल रखते थे, जैसे बहुत सारे गाय उन्होंने रखा हुआ है, तो कुछ गाय या तो उन्होंने दे दिया, या फिर गाय से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे दूध मिलता है, तो दूध या फिर उससे बनी हुई कोई भी चीज़ वो राजा को एज अ टैक्स के रूप में दे सकते थे। उसके साथ साथ ट्रेडर जो थे वो जिस चीज़ों का ट्रेड किया करते थे, जिस चीज़ों का व्यापार किया करते थे, उसको एज अ वो गुड्स को राजा को दे दिया करते थे एज अ टैक्स। उसके साथ साथ हंटर्स और गैदरर्स थे, तो वो जो भी हंटिंग किया करते थे फॉरेस्ट में, जो भी हंटिंग कर रहे हैं या फिर जो भी वो गैदरिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट में, वो एज अ टैक्स के रूप में राजा को दिया करते थे। अब एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। 2 तरह के चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में। तो पहला क्या था? वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोसेयर। तो सबसे पहले लकड़ियों से बने हुए प्लोसेयर का यूज़ किया जाता था, अब जो है आयरन प्लोसेयर का यूज़ किया जाने लगा। इसका मतलब कि जो मिट्टी होती है उसको आसानी से टर्न किया जा सकता है,
है ना। पहले वुडन प्लोसेयर का यूज़ किया जाता था, तो इससे बहुत मुश्किल होती थी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टर्न द क्ले सॉइल, है ना। लेकिन अब जब आयरन प्लोसेयर आ गए तो वुडन प्लोसेयर को रिप्लेस कर दिया गया, और इससे ये काफ़ी ज़्यादा हेवी होने के कारण सॉइल को आसानी से टर्न कर सकते थे। तो मिट्टी अच्छा से खुदेगी तो उसमें ग्रेन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि सीड जो है वो काफ़ी अंदर तक जाएगी। सेकंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पहले जो है पैडी प्लांट को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता था, अब पैडी प्लांट को ट्रांसप्लांट किया जाने लगा। पैडी मीन्स राइस प्लांट की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। अब ये ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता था और कैसे किया जाता था? सपोज दैट जैसे बारिश के मौसम में हम लोग पैडी प्लांट को ग्रो किया जाता है, तो जिस खेत में उसको सबसे पहले लगाया गया उसमें उसके सीड डाले गए, जब वो बेबी प्लांट या फिर उसको सैपलिंग कहा जाता है, जब वो उसमें चेंज हो गया तो उसको वहाँ से रूट के साथ उखाड़ करके फिर एक नए खेत में या एक नए फील्ड में उसको लगा दिया जाता है, जहाँ पर वो पूरी तरह से ग्रोन होता है, और जब क्रॉप प्रोड्यूस हो जाता है उसमें से तो वहाँ से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर, दो मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में। पहला कि आयरन प्लोसियर का इस्तेमाल किया जाने लगा, यूज़ किया जाने लगा, और दूसरा जो है यहाँ पर पैडी प्लांट को ट्रांसप्लांट किया जाने लगा, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस किए जा सके, ठीक है। तो इस वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, और इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दासाज एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैड टू डू दिस वर्क। और इस तरह के काम को कौन क्या करते थे? तो जिनके पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी, दासाज कहते थे उसको हम, या दासीज कहते थे, इंग्लिश में स्लेव मैन या फिर वुमेन कह सकते हैं हम उसको। तो इस तरह के काम इन लोगों से करवाए जाते थे। अब मगध के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि मगध जो था वो एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था, इसलिए इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज से मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 सालों तक एक महाजनपद, एक इंपॉर्टेंट महाजनपद के रूप में मगध जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था। बहुत सारी नदियाँ थी, जैसे कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ जो थी वो बंगाल से होकर के बहा करती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो नदियों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इससे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था चीज़ों को, साथ साथ वाटर की सप्लाई की जाती, वाटर का यूज़ किया जाता था लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए। पानी जो था वो पीने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत सारे कामों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और मगध के बहुत सारे पार्ट जो थे वो फॉरेस्टेड थे, यानी कि वहाँ जंगल था। जंगल होने के कारण वहाँ ईजिली एलिफेंट जो थे वो अवेलेबल हो जाते थे। फॉरेस्ट से एलिफेंट हॉर्स को कैप्चर किया जाता था, पकड़ा जाता था, और पकड़ करके उनको आर्मी को सौंप दिया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था और आर्मी में डाल दिया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। फॉरेस्ट से जो लकड़ियाँ मिला करती थी उससे घर बनते थे, कार्ड्स बनते थे, चैरियोट बना करते थे। चैरियोट मतलब रथ जिस पे राजा बैठते हैं। बिसाइड देयर वर आयरन ओर, उसके साथ साथ माइनिंग का भी काम वहाँ पे होता था। इस रीजन में आयरन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, तो जिससे कि स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाए जा सकते थे। मगध के दो इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि मगध में दो इंपॉर्टेंट रूलर हुए, एक था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कंक्वेरर अदर जनपद। अब इन्होंने मगध को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया, बिंबिसार ने और अजातशत्रु ने। उसके साथ साथ यहाँ महापद्मानंदा के बारे में भी दिया हुआ है, जो कि एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट रूलर है। इसने भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट का उसको कंट्रोल किया, उस पर राज किया। राजगृह जो था, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं, जो कि बिहार में प्रेजेंट है, उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी महापद्मानंदा के समय में। और काफ़ी समय तक राजगृह जो थी, जिसे राजगीर कहते हैं, ये काफ़ी समय तक मगध की राजधानी रही। बाद में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया और पाटलिपुत्रा को राजधानी बना दी गई, जिसे हम आज के डेट में पटना कहते हैं। तो मोर देन 2300 ईयर्स अगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर who lived in Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror of course। और हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं ग्रेट अलेक्जेंडर के बारे में, कि ये मैसेडोनिया जो कि यूरोप में एक कंट्री थी वहाँ पे रहता था। ग्रीस एक देश है जहाँ से ये आया था और पूरे वर्ल्ड को कंक्वायर करना चाहता था, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को कंक्वायर नहीं कर पाया, है ना। बट डिड कंक्वायर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट को ये कंक्वायर कर चुका था, इजिप्ट के कुछ पार्ट को कंक्वायर कर चुका था। लेकिन जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया तो यहाँ पे पंजाब में एक नदी है बीज, है ना, जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पर रुक गया, क्योंकि इसके सोल्जर्स जो थे वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, आगे जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो डर गए थे, काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। भारत के रूलर्स के बारे में उसने सुना हुआ था कि भारत के रूलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर होते हैं, उन बहुत बड़ी आर्मी होती है, उस आर्मी में चैरियोट होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं। तो वो इस तरह की कहानियाँ जो उन्होंने सुनी हुई थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और वो यहाँ से वापस लौट गया, वो भारत को कंक्वायर नहीं कर पाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक बाजी के बारे में। सबसे पहले कुछ वर्ड यहाँ दिए गए उसको समझ लेते हैं। गना जो है
वो मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। संघ का मतलब होता है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन, आप उसको कह सकते हो। ठीक है। तो मगध एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था। बाजी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ हमने पढ़ा कि मगध में एक रूलर हुआ करता था जो इस पर रूल करता था। जैसे अभी हमने देखा कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके अलावा महापद्मानंदा, इस तरह के रूलर मगध पर रूल किया करते थे अकेले। वहीं बाजी एक ऐसा किंगडम था जिसकी कैपिटल वैशाली थी, ये भी बिहार में ही पड़ती है, लेकिन यहाँ पर अलग तरह का गवर्नमेंट था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जिसे गना या फिर संघा कहा जाता था। संघा का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स होते थे उनको गना कहा जाता था। तो इन अ गना और संघा देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। तो एक रूलर नहीं हुआ करता था, काफी ज्यादा रूलर हुआ करते थे, बहुत सारे रूलर हुआ करते थे। यहाँ तो लिखा हुआ है कि 1000 ऑफ मैन रूल टुगेदर। तो बहुत सारे मतलब कि रूलर्स हुआ करते थे जो एक साथ रूल किया करते थे। इन सभी को राजा कहा जाता था। ये राजा साथ में रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, असेंबली में साथ में मीटिंग किया करते थे, और असेंबली में बैठ करके वो हर तरह के डिसीजन लिया करते थे कि उनको आगे क्या करना है। डिबेट हुआ करती थी, डिस्कशन हुआ करती थी। उसके साथ साथ इफ़ दे वर अटैक बाई एन एनिमी, तो अगर मान लेते हैं कि इन पे किसी तरह का कोई दूसरा एनिमी अटैक करता है, तो ये डिस्कस करते थे मीटिंग में, है ना, कि इस तरह के थ्रेट से कैसे निपटा जाए, है ना। इसमें वुमेन दासाज एंड कमाकाराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज। और ये याद रखना है कि इस तरह की असेंबली में जो ये हुआ करती थी गना और संघा में, यहाँ पे वुमेन और दासास को इनसे अलग रखा जाता था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। बुद्ध और महावीरा ये दोनों जो थे ये गना से ही बिलोंग किया करते थे। इनके फादर जो थे वो गना के रूलर्स थे। ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। और बहुत सारी बातें लिखी गई हैं संघास के बारे में, गना के बारे में, जो कि बुद्धिस्ट बुक में दी हुई है। अब यहाँ पे है अजातशत्रु एंड द बाजीज। इन दोनों के बारे में यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं। अजातशत्रु जो है वो बाजीज पे अटैक करना चाहता था। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि मगध का एक इंपॉर्टेंट रूलर था अजातशत्रु, और बाजी भी बिहार में था, तो वो इसको अटैक करना चाहता था, इसको जीतना चाहता था। तो उसने अपना एक मिनिस्टर जो है वसाकड़ा को टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। इसने क्या किया कि अपने एक मिनिस्टर जिसका नाम था वसाकारा, इसने बुद्धा के पास एडवाइस लेने के लिए इस मैटर पे भेजा। बुद्धा ने कहा, द बुद्धा asked whether the Bajis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Bajis would continue to prosper as long as अब हम लोग इस पैराग्राफ को समझते हैं। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द बाजी फ्रॉम द दीघा निकाया, फेमस बुद्धिस्ट बुक। एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट बुक है जिसका नाम है दीघा निकाया, जिसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धा। दिस वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो। ये जो बातें हैं जो इसमें लिखी गई हैं वो आज से 2300 साल पहले लिखी गई हैं, 2300 ईयर्स अगो लिखी गई हैं, जिसमें कुछ बुद्धा के स्पीचेस दी गई हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है अजातशत्रु जो कि बाजीज पे अटैक करना चाहता था। उसने अपने एक मिनिस्टर जिसका नाम था वसाकारा, उसने बुद्धा के पास भेजा बुद्धा से एडवाइस लेने के लिए इस मैटर पे। तो बुद्धा ने पूछा, बाजीज जो हैं वो मीटिंग, जो भी वो मीटिंग करते हैं उनकी मीटिंग, हमने अभी पढ़ा कि गना में बहुत सारे मेंबर हुआ करते थे और कोई भी डिसीजन वो साथ में मिलकर के लिया करते थे, जिसके लिए वो एक असेंबली होती थी, उस असेंबली में बहुत सारे मेंबर आया करते थे और साथ में डिसीजन लिया करते थे। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली,
वहाँ पे रेगुलर पब्लिक असेंबली हुआ करती है, आम लोगों की भी बात सुनी जाती है। उसके साथ साथ वो साथ में मिलकर के कोई काम करते हैं, जितने भी रूलर होते हैं वो साथ में मिलकर के कोई काम करते हैं घना में। उसके साथ साथ दे फॉलो इस्टेब्लिश्ड रूल्स, वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड रूल को वो फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ वे रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एल्डर्स की सुनते भी हैं। वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनकी सुनते भी हैं। बाजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाई फोर्स और कैप्चर्ड। बाजी वुमेन जो होते हैं उनको फोर्स से या फिर फोर्सफुली उनको नहीं रखा जा सकता, उनको कैप्चर नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ यहाँ पर जो चैताज होते हैं, जो एक लोकल श्राइन से गीत है, वो टाउन्स और विलेजेस में मेंटेन किए जाते थे। वाइसेंट हु फॉलो डिफरेंट बिलीफ वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। जो बुद्धिमान लोग होते थे, जो साधु संत होते थे, उन अलग अलग बिलीफ के, उनको रिस्पेक्ट किया जाता था। वो आसानी से उस कंट्री से बाहर जा सकते थे, आ सकते थे, है ना। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कन्क्वायर द संघास। तो बहुत सारे राजा ने, बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स ने संघास को कैप्चर करने का या फिर कन्क्वायर करने का बहुत बार ट्राई किया, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। लेकिन टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, लेकिन आज से 1500 साल पहले जो लास्ट गना या फिर संघास था, उसको गुप्ता रूलर ने कन्क्वायर कर लिया, जिसको हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, जिसका मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।